बैकवर्ड है, फॉरवर्ड। हाँ, अब मैं नेक्स्ट सवाल बताने जा रहा हूँ। 13th ऑफ एससी वर्मा सॉल्व्ड सेंटर ऑफ मास। तो अब हाँ, तो ये क्वेश्चन ये है कि कोई स्पेस शटल है, वो 4000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, मान लो कुछ भी स्पेस शटल है, और इसका 4000 किलोमीटर पर आवर। इसमें से एक उसको जो भी बोलते होंगे मॉड्यूल ही निकलता है इससे, और जिसका मास जो है वेइंग 1/5 ऑफ द रेजिडुअल पार्ट, उसका मास जो बचा उसका 1/5 है। कहने का मतलब इसका मास m है, तो जो बचा है उसका मास 5m है। तो m मास का एक कोई रिजेक्ट करा बैकवर्ड विद ए वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये 100 किलोमीटर पर आवर में भी ये देना पड़ता है कि वैसे अगर कुछ भी नहीं दे तो मैं आपको बता दूंगा कि फिर कैसे लेते हैं, पर इसमें तो क्लियर कट कहा है कि 100 किलोमीटर पर आवर जो है रिलेटिव टू दिस, और जो इसके मास के निकलने से पहले जो वेलोसिटी थी उसके रिलेटिव। तो ठीक है, तो अब इसकी जो नेट वेलोसिटी है 4000 तो आगे थी, तो इसकी जो है 4000 में से 100 माइनस कर दो, तो पीछे की तरफ है। अगर आगे की तरफ होता तो उसको पीछे धक्का लगता, और पीछे की तरफ वेलोसिटी दी है तो आगे की तरफ लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये पूछा है इसकी वेलोसिटी न्यू क्या होगी। तो ठीक है, पूरा 6 मास 4000 से जा रहा था, 4000 किलोमीटर पर आवर ये था इसके निकलने से पहले, इस मास के निकलने से पहले, जिसका नाम इसने मॉड्यूल ही रखा है, और ये पूरा मिला के शटल है। तो जो रिजिड्यू मास है वो 5m है और इसका मास m है। फिर भी आप लैंग्वेज उसमें देख लेना, एससी वर्मा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लैंग्वेज तो आप भी जानते होगे ना। तो 6 × 4000। अब इसकी वेलोसिटी जो है, जो उसने लैंग्वेज बोली है, वो ये बोली है कि ये 100 किलोमीटर पर आवर से निकलता है विद रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी बिफोर इजेक्शन। तो बिफोर इजेक्शन 4000 थी, 4000 में से 100 माइनस कर दो, तो 4000 में से तो इसकी 3900 है, तो m × 3900। इसने अपनी 100 कम हो गई, यूं मान लो आप इसकी, तो इसकी कितनी बढ़ जाएगी ऐसे पूछ रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसकी 100 कम हुई है उसकी 100 बढ़ जाएगी, अरे मास की भी तो इंपॉर्टेंस है। तो फिर आप लिखोगे 5m × इसकी नई भी, बस आंसर आ जाएगा। बस यही बात समझाने की थी कि 6m 4000 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, m की 3900 हो गई, तो एक्शन रिएक्शन हुई इक्वल एंड अपोजिट, तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो 5m b से चला गया, तो बस अब v आ जाएगी, अब जो भी आनी होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। A boy of mass 25 kg stands on a board of mass 10 kg, which is in turn is kept on a frictionless horizontal surface. The boy makes a jump with a velocity component 5 meter per second horizontally with respect to the ice. What about velocity does the board require? With what rate are the boy and the board separating from each other? अब ये है कि एक कोई बच्चा इस पर खड़ा हुआ था, आइस क्यूब था जो भी था, 25 kg का था, और 10 kg इसका मास था आइस क्यूब का, और ये 14 क्वेश्चन है, एससी वर्मा का है। तो इसने कहा है कि ये जो इससे जंप हुआ विद ए वेलोसिटी इतने इन ए हॉरिजॉन्टल विद रेस्पेक्ट टू द आइस। तो अब ये रेस्ट में था पूरा सिस्टम, तो जो बॉय जो था वो 25 kg का था, 25 kg का जंप मारा उसने जंप लिया 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो आइस क्यूब को कितना मिलेगा, लेकिन इसने साफ बोला है विद रेस्पेक्ट टू द आइस, तो इसकी जो 5 मीटर पर सेकंड है ये नेट नहीं है, नेट नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। इसको जरा बंद करें, इसको ठीक करेंगे पहले बोर्ड, इसकी तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है 10 kg का आइस ब्लॉक है, 25 kg का बॉय से जंप कर गया 5 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू आइस ब्लॉक।
तो अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो कि ये V4 कूदने से पहले के रेस्पेक्ट में है या जब कूद गया तब के रेस्पेक्ट में है, कुछ नहीं दे रखा हो, तो ये माना जाता है कि जब ये जंप कर रहा है उस समय क्या वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में। तो अभी तो ये 0 था, तो 0 के रेस्पेक्ट में 5 नहीं है। अगर 0 के रेस्पेक्ट में 5 होती तो नेट ही 5 होगी। अगर मानो इसकी वेलोसिटी पीछे 1 बन जाती है तो 1 और फिर 5 है, तो फिर इसकी नेट आती इस बच्चे की 4। तो इसमें क्या मानना पड़ेगा कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है बिफोर जंपिंग ऑफ द बॉय इज 0। फिर वो 5 मीटर पर सेकंड से जंप करा विद रेस्पेक्ट टू द आइस ब्लॉक। तो नेट मोमेंटम देखते हैं क्या है। इनिशियल मोमेंटम है नेट 35 इंटू 0। कैसे? 25 प्लस 10 35। ये तो है इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल देखते हैं। फाइनल मोमेंटम में ये V से गया और बॉय जो है बॉय को यूं कर लो, बॉय का क्या फर्क है, बॉय की हो गई V प्लस 5, क्योंकि V के रेस्पेक्ट में 5 और है, तो जो इसमें है वो तो बॉय में है ही है ना। तो कैसे लिखेंगे? 25 kg और 10 kg। तो कैसे लिखा जाएगा? 10V प्लस 25 V प्लस 5 V प्लस 5। अब अपन देखते हैं तो ये हो गया 25 प्लस 10 35V बराबर -125। तो V बराबर आ गया -125 अपॉन 35। ये V हो गया। अब ये नेगेटिव का हुआ। अब बॉय की नेट पूछे तो इस V को विद साइन जोड़ देंगे 5 में, तो वो 5 से थोड़ी कम होगी। और इसकी तो आई थी 10 kg वाली, तो ये नेगेटिव आएगी। बस नेगेटिव ने ये इंडिकेट कर दिया कि पीछे गया है इस ब्लॉक। ओके, बॉय जंप यूं करा, जिधर भी जंप करा है बॉय उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी इसकी आइस ब्लॉक। मुझे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि SC वर्मा इस सवाल को गलत करता है शॉर्ट, जिसमें 1-2 सवाल में SC वर्मा जी ने बोल दिया है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में, तो उसमें तो क्लियर कट है। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो माना जाता है जब वो जंप कर रहा है था। और ये क्या ले लेते हैं, मुझे ऐसा ध्यान है, अभी मैं सॉल्यूशन देख लूंगा। अगर उन्होंने ये करा है बिना कुछ कहे कि ये 0 के रेस्पेक्ट में भी है, तो गलत है उनकी बात, 100% गलत है। कि कुछ भी नहीं दे रखा होता तो जब निकलता है तब के रेस्पेक्ट में होती है। एस तो अपन वेरिएबल मास से जब रॉकेट प्रपल्सन होता है तो खट मास निकालता रहता है। और मास निकालते रॉकेट की वेलोसिटी माना हो गई 100 मीटर पर सेकंड या 200 मीटर पर सेकंड। उस समय जो मास निकल रहा है वो 200 मीटर पर सेकंड, उस स्टांट पे जो वेलोसिटी चल रही है रॉकेट की, वो मानी जाती है। तो अगर इन्होंने ऐसा करा है तो गलत है, 100% गलत है, मैं गलत नहीं। नेक्स्ट अपन देखते हैं वैसे इनका आया क्या है। 25 kg ए बॉय ऑफ मास इतना 10 kg विच इज टर्न इन दिस। तो इन्होंने कहा कंसीडर द बोर्ड प्लस बॉय एज ए सिस्टम द एक्स्ट्रा, इसको बंद ये ऐसा है कि ये कोई प्लेटफार्म है, वही सवाल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये आइस ब्लॉक पर है, आइस ब्लॉक फिक्स है, मतलब बर्फ है जी, बर्फ कहीं नहीं जा रही। तो ये चलता है किसी V1 से रिलेटिव टू प्लेटफार्म। तो ये पूछ रहा है प्लेटफार्म की वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। m1 v1 इसकी नेट मान ली, जबकि ये नेट नहीं है, ये रिलेटिव टू द प्लेटफार्म है। तो मेरे अनुसार तो क्या होगा, मेरे अनुसार तो ये होगा कि इसमें अगर v है तो फिर इसकी है v प्लस v1, और नेट मोमेंटम था इसके आदमी के चलने से पहले इस पूरे सिस्टम का जो नेट मोमेंटम था वो 0 था। तो मैं तो ये कहता हूं कि m2 इंटू v, क्योंकि इसमें तो प्लेटफार्म में तो केवल v है और इसमें v प्लस v1 है, प्लस m1 v प्लस v1 बराबर 0। अब इसमें क्या है कि v1 मुझे गिवन है,
M1 गिवन है, M2 गिवन है, V1 गिवन है। V1 जो गिवन है विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफार्म है, तो ये क्या मान लेते हैं कि प्लेटफार्म के जीरो के रेस्पेक्ट में है। जीरो के रेस्पेक्ट में नहीं होता है, जो प्लेटफार्म की बन गई उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो ये इसकी जो है ये अब इसकी प्लेटफार्म की क्या आएगी, वो आ जाएगी -M1V1 अपॉन ये उधर जाएगा तो M1 प्लस M2 बराबर आ जाएगी ये जो है V, प्लेटफार्म की V है। जो प्लेटफार्म है वो तो इसमें है ही है, तो V प्लस V1 मेरे अनुसार तो ये है। अब एस सी वर्मा जी क्या कर रहे हैं? तो भैया तुम और कहीं पढ़ रहे हो, तुम में से तुम वहां मेरी इस बात को कंफर्म करना है, तुम में से कंफर्म करके फिर मुझे भी बता देना। अगर मेरी गलती है तो मैं अपने आप में करेक्शन कर दूँ, क्योंकि पर मैं इनकी बात नहीं मानता एस सी वर्मा। तो अब एस सी वर्मा जी ये कर रहे हैं कि ये जीरो के रेस्पेक्ट में है, इसकी जो वेलोसिटी V1 है, तो वो कर रहे हैं M1V1 प्लस M2 V बराबर जीरो, क्योंकि शुरू का मोमेंटम जीरो है। तो जो है इस M2 मास में प्लेटफार्म में V आ गई। तो ये जो है इसकी नेट मान ली इन्होंने इस आदमी, इसकी जो बच्चा इसके ऊपर जो चल रहा है, जो कैंडिडेट इसके ऊपर जो चल रहा है उसकी नेट मान ली इन्होंने V1 जो गिवन है V1। तो M1V1 प्लस M2V, शुरू का मोमेंटम जीरो था, तो इन्होंने कह दिया कि प्लेटफार्म में ये आएगी क्या -M1V1 अपॉन M2, और मैं एग्री नहीं हूँ इससे। ठीक है, चलो इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं, इसको है ठीक है। आज 16 एस सी वर्मा सॉल्व सेंटर ऑफ मास का सवाल है। इसमें ये कहा इसने कि एक कोई बॉल m मास की 2m मास की बॉल से कोलाइड करती है। 2m मास की बॉल रेस्ट में है और m मास की बॉल आ रही है, इससे कोलाइड कर, ये x डायरेक्शन में चल रही थी m मास की v से। दिस इज x एंड दिस इज y। हुआ क्या, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ जाती है, ये रेस्ट में आ गई। सेकंड बॉल जो 2m मास की है वो 2 इक्वल पीसेज में ब्रेक हो गई। वन ऑफ द पीसेज स्टार्ट मूविंग अलोंग बाई एक्सिस विद ए स्पीड। उनमें से जो रेस्ट में थी, अब बाद में ये रेस्ट में हो गई m मास की रेस्ट, और इसके दो पीसेज हो गई। उनमें से एक पीस m मास का V1 से जाने लगा, दूसरा पीस किधर जाएगा और कितनी स्पीड से जाएगा ये पूछा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अदर पीस। जब वेलोसिटी ऑफ अदर पीस पूछी गई है तो हमसे क्या पूछा गया है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या आप उसके x और y कंपोनेंट बता दो तो भी आपने फुली डिफाइंड कर दिया, या मैग्नीट्यूड बता दो और डायरेक्शन बता दो और कंपोनेंट बता दो तो भी एक ही बात। तो चलो एक्चुअल में इसको कैसे करा जाए सॉल्व, कि बिफोर कॉलिजन नेट मोमेंटम x डायरेक्शन में था, तो नेट मोमेंटम x डायरेक्शन में m इंटू v था। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन के साथ कंजर्व करने, x डायरेक्शन वाला पहले जो मोमेंटम था फाइनल भी वही होगा। y डायरेक्शन में पहले जीरो था, अब भी जीरो होगा, इसलिए ये सेकंड बॉल के दो कंपोनेंट होंगे। तो दो मान ही लो ना, आप मान लो। तो इसने तो इस m मास को, जो 2m मास ब्रेक हुआ है m और m में, एक का v1 कह दिया। अब v1 तो नहीं मान सकते आप, तो आप v2 मान लो और एक v3 मान लो, दो कंपोनेंट मान लो और सवाल सॉल्व कर दो। कैसे, देखो आप एस मतलब x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, x डायरेक्शन तो लगाओ। तो इनिशियल है m गुणा v, फाइनल क्या है, जो 2m मास के जो दो पीस हुए हैं उनमें से एक पीस के दोनों, एक पीस में दोनों कंपोनेंट हैं, क्योंकि एक पीस तो y में चला गया, तो y वाला तो मैं लेने वाला नहीं हूं यहाँ, तो ये हो जाएगा mv2, ये होगा पहला इक्वेशन।
तो v2 तो आ गई, v2 तो आ गई क्योंकि चल v से रहा था x डायरेक्शन में, तो v2 खुद v है, m से m कट। क्या अप्लाई करा था? मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सा हिसाब करा था? हिसाब है मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सा हिसाब करा? x डायरेक्शन में मोमेंटम का हिसाब करा। शुरू में m भी था, बाद में m भी, तो v2 बराबर v हो एक। अब बाई डायरेक्शन का हिसाब करें। बाई डायरेक्शन में मोमेंटम बिफोर कॉलिजन जीरो था, तो जीरो ही रहेगा। तो जीरो कैसे रह सकता है? mv1 बराबर mv3, ये अपोजिट है दोनों, तो जीरो हो गया। तो mv1 बराबर mv3, तो v3 v1 आ गया। अब आप देखिए कि हमको v1 और v दोनों दे रखे थे ना। v गिवन था इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ मास m जो कोलाइड कर रहा था, और जब ब्रेक हो गया एक टुकड़ा, इसके 2m के जो दो टुकड़े हुए, v1 भी गिवन है, तो ये v2 तो आ गया v, और v3 आ गया v1। तो आप इसको बता दो, ये ऐसे ही छोड़ दो, इसके क्या ऐसे बता दो, इसकी वेलोसिटी vi और v3 माइनस c, ऐसे बता दो। ये बोलो साहब हमें मैग्नीट्यूड पूछी जाए तो स्क्वायर करो, इन दोनों कंपोनेंटों को ऐड करो, रूट ले लो, तो v नेट आ गई उसकी 2m मास वाली। m मास तो उसने बोल दिया था, रेस्ट में आ गया, क्योंकि ये डायग्राम जो है, ये वाला डायग्राम आफ्टर कॉलिजन है, और ये वाला डायग्राम बिफोर कॉलिजन, और ये टकराने के बाद की पोजीशन है, ये वाली आफ्टर कॉलिजन। तो इसको तो बोल ही दिया इसने, रेस्ट में आ गया ये वाला मास, इसकी बात कर रहा। इसमें से भी एक बात बता रखी थी कि एक पार्ट बाई डायरेक्शन में v1 से गया है, तो दूसरे पार्ट की वेलोसिटी पूछी थी, तो नेट कितनी आई? v स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर का रूट। बस ये बता दो, और फिर एंगल बता सकते हो आप, दोनों कंपोनेंट पता है, tan थीटा है, बता सकते हो, क्योंकि ये v3 है, ये v2 है, तो tan थीटा क्या है ये बता सकते हो, v3/v2। तो मैग्नीट्यूड बताओ और एंगल बताओ, तो फुली डिफाइंड है, या वेक्टर में लिख दो तो फुली डिफाइंड। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन ये है कि 50 ग्राम की बुलेट, इसमें इसके बॉब में आके मतलब बॉब से कोलाइड करी और बॉब में ही रह गई, फिर ये स्ट्रिंग ढीली पड़ गई। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, 17 नंबर, सॉल्व्ड एससीवी, सेंटर ऑफ मास। फिर ये कह रहा है कि ये 1.8 मीटर तक स्ट्रिंग तो सेलेक्ट हो गई, 1.8 मीटर तक ये राइज कर जाती है, 1.8 मीटर तक राइज कर जाती है, बॉब प्लस बुलेट दोनों मिला के। ये क्वेश्चन है एससी वर्मा का 17 नंबर कि एक 50 ग्राम की बुलेट इस बॉब में कोलाइड करी और इम्बेडेड रह गई, इसी में रह गई। फिर ये बॉब प्लस बुलेट 1.8 मीटर राइज कर गए। दीज आर द गिवन डेटास। पूछा ये गया है कि बुलेट कितनी स्पीड से इसमें अंदर घुसी थी, कितनी स्पीड, ये पूछा गया है। डेटा बता दिए, क्या क्या दे रखा है, पूछा क्या है ये भी बता दिया। अब इसमें होगा क्या कि पहले आप शुरू में पता नहीं है इसकी वेलोसिटी क्या है, तो मान लो v है, तो v है तो 50v बराबर 50 प्लस 450 v1,
क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, क्योंकि इसमें घुसते ही ये स्ट्रिंग तो ढीली पड़ गई, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब आप कोई कहोगे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी dt समय में क्या कर लेगी, कितना मोमेंटम चेंज कर देगी, तो उसको अपन जीरो कह देते हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेज होते हैं एक्शन रिएक्शन ये बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर ज्यादा नहीं भी हैं तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, mg dt टेंड्स टू जीरो। तो ये जो v है वो v1 के टर्म्स में आ जाएगी। v पूछा गया है, अब हमको v1 भी नहीं पता, तो 50 और 500, तो v1 बराबर है या v बराबर है 500 बटे 50, v1 बटा 10 है। तो जिस वेलोसिटी से बुलेट गई थी, फिर ये दोनों एक साथ जब चले तो जो v1 आई वो 1/10 है v की, जो बुलेट की वेलोसिटी v थी ना शुरू में, उसकी 1/10 से चले। तो अब ये पूरा सिस्टम v1 से चल रहा है। फिर लगा दो आप 9th क्लास का फार्मूला, क्योंकि उसने कहा है 1.8 मीटर गई तो v1 स्क्वायर बराबर 2gh या h बराबर v1 स्क्वायर बाई, वही 9th क्लास का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल जीरो हो जाएगी, जीरो लिख दो। ये कितनी है v1 स्क्वायर और माइनस ग्रेविटी नीचे है, जाना ऊपर है, तो 2gh दे रखा है 1.8, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1.8। अब ये 36 हो गई v1 है, 36 हो गई, तो v1 6 हो गई, v1 6 हो गई। अब अपन ने ये जो v पूछा गया है, तो v का मान ये जो है ये गलत लिखा है, मैं ताज्जुब कर रहा है ये कम कैसे आ गई, ये 10 v1 है, तो v1 6 आ गई, तो v आ गई 60। ये 60 मीटर पर सेकंड से चली थी। जब 60 मीटर पर सेकंड से जब चली थी तो मास 6 गुना हो गया इन दोनों का मिला के, 50 नहीं मास हो गया 50 का 500 10 गुना, तो इसकी वेलोसिटी 60 की रह गई, 60 की रह गई 6, और 6 से ये हाइट कितना चढ़ेगी फिर चेक कर लो, बैक कैलकुलेशन है तो वो आ जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 10 तो 36 अपॉन 20, तो वो आ जाएगा 1.8 मीटर। तो अपन ने जो कैलकुलेट करा है सही है, कहने का मतलब है कि ये गोली चली होगी 60 मीटर पर सेकंड से घुसी होगी और इसके साथ टकरा के, क्योंकि 9 टाइम्स मास है तो कुल मास हो गया इनिशियल मास का 10 टाइम्स, तो वेलोसिटी रह गई 1/10, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, तो 1/10 रह गई तो 6 रह गई, 6 से वो कितनी हाइट चढ़ी है 1.8 आ गया है। तो अपने को बैक कैलकुलेशन करनी थी, अपने को ये दे रखा था कि 1.8 मीटर हाइट चढ़ी है, तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि ये सिस्टम में क्या वेलोसिटी है, तो पता लग गया 6, फिर उससे फिर बैक कैलकुलेशन, फिर वो 6 से पता लग जाएगा कि बुलेट की 60 थी, वो मोमेंटम कंजर्वेशन से पता लगेगा, ये 6 ये 60 हो, यस। हाँ, ये एक एस सी वर्मा की क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये दो मासेज हैं, इनके मास m1 और m2 है, जबकि बुक में दे रखे हैं स्मॉल m एंड कैपिटल M, ये मैंने चेंज कर दिया अपनी सुविधा से। स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है X, ठीक है, कंप्रेस्ड है X, और ये इससे, ये स्प्रिंग इससे कनेक्ट नहीं है, जुड़ी नहीं हुई, बस ये कंप्रेस्ड है, और इन दो मास को कंप्रेस्ड करके अपन इसको पकड़ के बैठे, इसको पकड़ के बैठे, फिर छोड़ दिया, छोड़ते ही
ये मास इधर भागेगा क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अगर स्प्रिंग खिंची हुई होती तो फिर ये बंधे होते, तब ये यूं खींचते। जो खिंची हुई होती और बंधे में होते तो स्प्रिंग यूं हो जाती। अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है और फिर ये तो स्प्रिंग इनको इसको इधर धक्का देगी, इसको इधर धक्का देगी। फिर स्प्रिंग आ गई नेचुरल लेंथ पर। नेचुरल लेंथ पर जब आई तो दोनों के लिए नेचुरल लेंथ पे आ गई, इसके लिए भी नेचुरल पे आ गई। तो नेचुरल पर आने पर कॉन्टैक्ट छूट गया, छूट ही जाएगा। फिर इसमें एक वेलोसिटी आ गई v2, मैग्नीट्यूड कह दो, स्पीड आ गई v2 और इसमें स्पीड आ गई v1। हमको क्या क्या दे रखा है, इसका कंप्रेशन दे रखा है, इसका कांस्टेंट दे रखा है, ये दोनों मासेस दे रखे हैं, ये सब नोन है अपने। क्या क्या, m1 m2 k और x। ये पूछा क्या गया है कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई तब v2 और v1 के मान क्या हैं। अब इसमें मैकेनिक्स के क्या कंसेप्ट लगेंगे। मैकेनिक्स के कंसेप्ट ये लगेंगे कि पूरे सिस्टम पर सोचो कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, तो जवाब मिलेगा नहीं लग रहा, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा यूं लगेगा और उतना ही इस पर इधर लगेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो हम अप्लाई कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। हमने ये स्पीड अपोजिट ले रखी है, तो m2 v2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1, और ये मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब भी जीरो है और पहले भी जीरो था और अब भी जीरो है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ा तो जीरो लिख दो या इनको बराबर लिख दो, बराबर लिख दोगे तो एक ही बात है, क्योंकि अपोजिट है इसलिए सम माना जाएगा, मोमेंटम का सम माना जाएगा जीरो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है वो वाला, तो ये वाला नेगेटिव। तो पहला लग गया m1 v1 बराबर m2 v2, मोमेंटम कंजर्वेशन पहला। अब अननोन अपने पास दो हैं, इक्वेशन एक है, तो दूसरा इक्वेशन सोचो ना। पहले तो इसी इक्वेशन को देखो कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें स्पीड कम आएगी, क्योंकि भारी वाली को कम धक्का दे पाएगा। फोर्स तो उतना ही होगा, वेलोसिटी कम बनेगी। मैंने अभी एक लैंग्वेज गलत बोल दी, धक्का कम दे पाएगा। धक्का तो बराबर है, धक्का तो फोर्स को कहते हैं, फोर्स तो बराबर है, लेकिन वो फोर्स मोमेंटम बराबर पैदा करेगा, लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसमें वेलोसिटी कम पैदा करेगा, क्योंकि m भी बराबर पैदा करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये मैंने आपको समझाया। सेकंड आप देखिए कि इसकी एनर्जी स्प्रिंग की एज ए होल, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होती है, तो इसकी स्प्रिंग एनर्जी जो कंप्रेस्ड पोजीशन में हाफ के एक्स स्क्वायर होती है और एक्सटेंशन में भी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, वो जीरो हो गई, क्योंकि एक्सटेंशन कंप्रेशन जीरो हो गया, तो हाफ के इंटू जीरो स्क्वायर हो गई, और शुरू में हाफ के एक्स स्क्वायर थी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो ना कि हाफ के एक्स स्क्वायर कहां गया, हाफ के एक्स स्क्वायर गया हाफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, v1 v2 के मान आ जाएंगे। बोलो कैसे आ जाएंगे? अरे कैसे ना आएंगे, यहां से v2 हटा दो, उसकी जगह लिख दो आप, m1 v1 अपॉन m2 का होल स्क्वायर। तो v2 तो हट गया और v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और v1 का मान आ जाएगा। बस जब v2 कैलकुलेट करो तो बस उसमें इतना कर देना कि जहां पर m1 आ रहा हो वहां m2 कर देना, जहां m2 आ रहा हो वहां m1 कर देना, बस। तो क्योंकि सिमेट्रिकल चीज ये कर देना। मतलब इनको सॉल्व करने में तो कुछ है, लेकिन और छोटा तरीका बता देता हूं सॉल्व करने का।
फिजिक्स का कंसेप्ट तो मैंने जो बताया है इसको बार बार बोलने से भी कोई मतलब तो है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो। तो बोला और क्या इजी बता दोगे कि इसको P मान लो, P मान के एनर्जी मोमेंटम के पदों में लिखो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो फिर इसको ऐसे लिखो, तो पहले P आ जाता फटाफट, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 2m1 प्लस P स्क्वायर बाई 2m2। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है मोमेंटम और मास के पदों में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता तो हाफ mv स्क्वायर है, लेकिन आप कभी m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दूसरा फार्मूला बना लो और mv की जगह p लिख दो, तो P स्क्वायर बाई 2mv होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये भी होता है, तो इस समय ये ज्यादा ठीक था। तो यहां से P आ जाएगा, तो P आते ही V1 आ जाएगा, क्योंकि जो P आया उसमें m1 का भाग दे देना और जो P आया उसमें m2 का भाग दे देना, V2 आ जाएगा। ये इस समय ज्यादा ठीक, और ठीक तो ये भी, ठीक तो ये इसमें भी कुछ ठीक। तो इसमें हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो kx स्क्वायर बराबर P स्क्वायर और ये m1 m2 और ऊपर m1 प्लस m2, चलो कैलकुलेट ही कर देते हैं अपन। तो P बराबर हो गया kx स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का रूट, ये हो गया P हो गया। इसमें m1 से डिवाइड कर देना, m1 से P1 आ जाएगा, इसमें m2 से डिवाइड कर देना, इसको m2 से डिवाइड कर देना, P अपॉन m2, P अपॉन m2, तो V2 आ जाएगा, ये आ गया P। तो जब आप m1 से डिवाइड कर रहे होगे m1 से, तो अंदर भी m1 स्क्वायर ले लेना, तो m2 बाई m1 आ जाएगा, और ये तो ऐसे कैसे आएंगे, और एक में m1 बाई m2 आ जाएगा अंदर। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन की बात है।